कहाँ तक हुआ था आप लोगों का? रेल परिवहन हो गया कंप्लीट। क्या रहा हुआ? वंदे मातरम क्या है? रेल सड़क परिवहन क्या बात कर रहे हो भाई? चलो देखेगा, इसमें थोड़ा रेल में थोड़ा और रहा हुआ थोड़ा बहुत है ना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में जो रेलवे सुरंग है, ठीक है ना, ये आपने देखा था बच्चे की अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में एक दर्रा हम बताए थे बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रे पर बताए थे दर्रे, तो याद रखना सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात कर रहा हूँ, टनल की बात कर रहा हूँ। तो ये आपकी कौन सी हो गई? ये कहाँ पे है? ये बनिहाल दर्रे पर। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। और बनिहाल दर्रे पर जो सबसे लंबी सुरंग है, इसका नाम क्या था? जवाहर सुरंग। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इसे रखा गया। सुन लो मेरी बात। कौन सी सुरंग थी ये? जवाहर सुरंग थी, जवाहर। लेकिन इस जवाहर सुरंग सबसे लंबी तो है, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि सबसे लंबा सड़क पुल, तो आपका भूपेन हजारिका वाला। तो यहाँ पे ध्यान देना, इस सुरंग की मैं बात कर रहा हूँ, टनल की बात कर रहा हूँ। तो इसकी लंबाई देखिएगा कितना है? 11.2 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 11.2 किलोमीटर लंबी सुरंग हो गई बच्चे। ये समझ लो मेरी बात, बोलो। और जम्मू कश्मीर में कहाँ पे है? बनिहाल दर्रे पर। कौन सी सुरंग है? तो याद रखना है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी हो गई है? यही है बच्चे। लेकिन एक चीज ध्यान देना, भारत के कुछ रेलवे ऐसे हैं जो माउंटेनिंग रेलवे, मतलब जो पर्वतीय क्षेत्रों में है, जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो भी आपके रेलवे हैं, तो याद रखना यूनेस्को का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस के अंदर है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? और आपने देखा होगा कि यूनेस्को के अंतर्गत जो भी सांस्कृतिक धरोहर वगैरह वगैरह, साइंटिफिक धरोहर होते हैं, कल्चरल और साइंटिफिक जो भी, उनको बच्चे क्या करते हैं? यूनेस्को के विश्व सूची, विरासत सूची में शामिल करते हैं, और उसका संरक्षण पूरे विश्व के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। तो भारत के कुछ रेलवे ऐसे हैं जिनको कहाँ शामिल कर दिया गया? यूनेस्को की विरासत सूची में, हेरिटेज लिस्ट में बच्चे। और याद रखना कि भारत में अगर बात करते हैं तो एक आएगा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, माउंटेनिंग वाला है। दार्जिलिंग कहाँ? तो जम्मू का पश्चिम बंगाल है ना, तो पश्चिम बंगाल में बच्चे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है। कौन सा है ये? दार्जिलिंग हिमालयन, हाँ, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। और ये आपका कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। तो ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। लेकिन इसको कब बच्चे? 1999 में बच्चे। कब किया गया था? 1999। तो पहला तो हो गया ये। एक दूसरा आएगा बच्चे जिसका नाम हम कहते हैं नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, मतलब जो तमिलनाडु में है ना, तो नीलगिरी पहाड़ी पर जो आपका रेलवे ट्रैक बना हुआ है, रेलवे लाइन, तो उसे नीलगिरी पर्वतीय रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, रेलवे लाइन। तो नीलगिरी, कौन सा गिरी हो गया है? नीलगिरी पर्वतीय रेलवे,
मतलब 4 माउंटेनिंग मतलब पर्वतीय रेलवे लाइन को किस में शामिल कर रखा है? तो नीलगिरी पर्वतीय रेलवे की बात कर रहा हूं, रेलवे लाइन। तो ये भी बच्चे विश्व धरोहर सूची में शामिल है और इसको कब किया गया था? 2005 में। कब किया गया था इसे? 2005 में। रेलवे लाइन की बात कर रहा हूं मैं, नीलगिरी वाला, सुन रहे ना मेरी बात। और एक तीसरा आएगा जो हिमाचल के अंदर है, कालका शिमला रेलवे बच्चे। कौन सा है? कालका शिमला रेलवे लाइन। कालका शिमला रेलवे। और जो ये कालका शिमला रेलवे है ये भी विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को में शामिल है और इसको किया गया था बच्चे 2008 में। तो ध्यान देना, अभी ये 2-3 रेलवे लाइन ऐसी हैं जिनको किस में शामिल कर रखा है? यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में। और ये हम बात कर रहे हैं बच्चे धरोहर सूची में शामिल है भारत के 3-4 रेलवे जो भी हैं। सुन रहे मेरी बात? लेकिन अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश के बीच में कुछ रेल ट्रेनें चलाई गई थी बच्चे। और आपने देखा कि 1972 में 1972 की बात कर रहा हूं मैं, 1971 में भारत और बांग्लादेश का, पाकिस्तान का क्या हुआ था बच्चे? युद्ध हुआ था। और 1971 का जो भारत बांग्लादेश का लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, ये बांग्लादेश को लेकर हुआ था। मतलब बांग्लादेश के गठन को लेकर के 1971 में भारत और पाकिस्तान का वार हुआ था। सुन रहे, मैं कहानी वार की नहीं बताऊंगा फिर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, आपने इमरजेंसी तो पढ़ा था, लगे थे ना इमरजेंसी समय, नेशनल इमरजेंसी। तो 1971 में जब लगा था बच्चे, तो यहाँ पे अगर बात करें इस युद्ध में इंडिया और पाकिस्तान का, लेकिन किसको लेकर के हो रहा था? बांग्लादेश के विभाजन को लेकर। और इसीलिए इस युद्ध में कौन जीता है? इंडिया जीता है बच्चे। और जब भारत जीत गया तो आपको पता है कि शिमला के अंदर एक समझौता होता है, और जिसे हम कहते हैं शिमला एग्रीमेंट है, शिमला समझौता बच्चे बोलते हैं ना। 1972 में कौन सा समझौता हो रहा है? शिमला समझौता। और ये 1972 में कौन सा समझौता हो गया? शिमला समझौता हो रहा है। लेकिन आपने देखा शिमला समझौते के बाद आगे चल करके 1976 की बात कर रहा हूं, 22 जुलाई की बात मैं कर रहा हूं बच्चे। कब की बात? 22 जुलाई। भले इमरजेंसी लगा था, कोई दिक्कत नहीं। 1976 में एक समझौता एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी बच्चे। और आपसे पूछेगा कि समझौता एक्सप्रेस किसके बीच में चलाई गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में। सुनना मेरे, लेकिन आपको कई बार पढ़ने में मिलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई थी। बिल्कुल, बाद में से बंद कर दिया गया था, फिर दोबारा शुरू की गई थी, है ना। लेकिन जो ये समझौता एक्सप्रेस जो चली थी, पहले समझौता, शिमला समझौते के बाद 1976 में कौन सा एक्सप्रेस चली गई थी? समझौता एक्सप्रेस बच्चे। सुन रहे मेरी बात? और इस समझौता एक्सप्रेस किसके बीच में चलाई गई थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रेन चलाई गई थी। और ये लाहौर से लेकर के या अटारी से लेकर के, अटारी का है हमारा जम्मू कश्मीर वाला। तो ये जो समझौता एक्सप्रेस शुरू की गई थी कहां से? अटारी से लेकर के लाहौर के अंदर बच्चे, लाहौर तक, मतलब एक एक्सप्रेस, एक ट्रेन चलाई गई थी। समझौता, आपसी संबंधों को अच्छे रखने के लिए हम आपस में इधर उधर एक समझौता एक्सप्रेस चलाई गई थी। आरे बस। लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसे और ज्यादा, अभी तो कंफर्म मुझे भी याद नहीं, अभी ना मैंने देख पाया, शायद मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम आता है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने दिल्ली से लाहौर के बीच में चलाई थी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। एक और चलती है बच्चे, एक एक्सप्रेस और चलाई गई थी जिसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस है? मैत्री एक्सप्रेस। और जो मैत्री एक्सप्रेस है ये किसके किसके बीच में चलाई गई थी? ये चलाई गई थी बांग्लादेश और भारत के बीच में। भारत ने, बोलो ना, आपसी संबंधों को मजबूत रखने के लिए किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सप्रेस चलाई गई थी? मैत्री एक्सप्रेस। और ये बच्चे कब शुरू की गई थी? 2008 में शुरू की गई थी। तो बोला ये मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच में चलाई गई थी? बिल्कुल बच्चे, आरी बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान के बीच में एक और भी राजस्थान से लेकर के पाकिस्तान चली थी, धार एक्सप्रेस। लेकिन आप ये दो याद रखना, मैत्री एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस किस किस के बीच में चलाई गई थी और
कब चलाई गई थी, ये चीजें रखना, बोलो ना। चलो अब देखिएगा, आपने देखा होगा बच्चे मेट्रो ट्रेन, मेट्रो रेल सेवा सुना है, मेट्रो रेल सेवा। और जो मेट्रो रेल सेवा है, भारत के अंदर मेट्रो सेवा की भी शुरुआत की गई थी, और आजकल आप देखते हैं कि भारत के मैक्सिमम शहरों में मेट्रो सेवा का संचालन किया जा रहा है। मेट्रो सेवा को हम भूमिगत ट्रेन जिसे कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान देना, मेट्रो रेल सेवा के आपने देखा कि जो आपने 18 रेलवे जोन पढ़े थे कल, उन 18 रेलवे जोन में मैंने एक मेट्रो रेल जोन बताया था आप लोगों को, कोलकाता, जो भारत का 17वां रेलवे जोन बना था। 18 तो विशाखापट्टनम में दक्षिण तटीय, लेकिन जो कोलकाता मेट्रो रेल जोन है, मेट्रो सेवा का है जो रेलवे जोन कोलकाता के अंदर, तो 17वां बना था है। तो यहाँ पे ध्यान देना, भारत में मेट्रो सेवा परियोजना की आधारशिला की अगर मैं बात करता हूँ, शुरुआत भारत में ये 1972 में शुरू हो जाती है। याद रखना 29 दिसंबर की बात कर रहा हूं, और 29 दिसंबर 1972 को भारत के अंदर मेट्रो रेल सेवा की आधारशिला या शिलान्यास से उद्घाटन किया जाता है, शुरू किया जाता है, मतलब काम, मतलब इसका अभी चलाई नहीं गई लेकिन कार्य शुरू हो रहा है भारत के अंदर। तो भारत में कब मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कार्य शुरू हो रहा है, तो याद रखना कोलकाता। और सबसे पहले भारत के अंदर जो मेट्रो सेवा संचालित की गई थी, या रेल देखा मेट्रो रेल सेवा, तो मेट्रो रेल सेवा की जो शुरुआत की गई थी, ये भारत के अंदर बच्चे जहां उद्घाटन इसका किया गया था, कहां पे, कोलकाता मेट्रो रेल सेवा, बोलो ना। तो कोलकाता के अंदर इसका उद्घाटन किया गया, लेकिन पहली मेट्रो सेवा का संचालन कब हुआ था अगर ये पूछा जाता है, तो याद रखना पहली मेट्रो सेवा का संचालन 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता के अंदर चलाई गई थी। तो कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा पहली कब चलाई गई थी, 24 अक्टूबर 1984 को भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा संचालित की गई थी। और भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ चली थी बच्चे, कोलकाता के अंदर चलाई गई थी, बोलो ना। और ये कहाँ, कोलकाता में दमदम से लेकर के टॉलीगंज के बीच में चलाई गई थी। दमदम से टॉलीगंज कोलकाता में पड़ता है, बोला मैंने, दमदम से लेकर के टॉलीगंज कोलकाता के ही अंदर है ना। तो यहाँ पे बच्चे पहले मेट्रो रेल सेवा संचालित की गई थी, तो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा पूछा जाता है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर विश्व में आपसे पूछा जाए, ये तो भारत की पहली 1878 में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई है, लेकिन विश्व की पहली मेट्रो रेल सेवा अगर पूछा जाता है तो 1963 के अंदर, बच्चे कब की बात कर रहा हूँ, 1963 के अंदर, कहां पे, लंदन के अंदर चलाई गई थी पहली मेट्रो सेवा। कहा, 10 मई 1963 को विश्व की पहली मेट्रो सेवा, विश्व में पहली मेट्रो रेल सेवा 10 मई 1963 को बच्चे संचालित हुई थी। और कहा हुई थी, लंदन में। लेकिन लंदन में इसका नाम मेट्रो नहीं रखा गया था उस समय, इसका आकार आपने देखो ट्यूब के आकार की दिखती है, दिखता है ना ट्यूब। तो यहाँ पे ध्यान देना कि 10 मई 1963 को विश्व की पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी, लंदन के अंदर। लेकिन लंदन में इसे किस नाम से जाना जाता था बच्चे, ट्यूब के नाम से जाना जाता था उस समय। इसका डिजाइन ही देखा होगा, ये ट्यूब के आकार की दिखती है। आज घर जाकर देखना जिन्होंने नहीं देखा ना, बैठना तो दूर की बात, पहले देख लेना इसका डिजाइन, है ना। देखा मेट्रो रेल, अरे अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखना कितने शहरों, अब तो देहरादून में भी घोषणा हो चुकी है कि देहरादून में भी मेट्रो सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। और आप तो तब तो आप यहाँ से विकास नगर से कोचिंग करने यहाँ सब तो ऋषिकेश से आ सकते हो, 10 मिनट में पहुंच जाओगे, 15 मिनट में, है ना। मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हो गई, कोई जाम नहीं, कोई जूम नहीं, कुछ है ना, फिर तो मजे से आराम से। और दिल्ली अक्सर आपने देखा होगा, दिल्ली बड़े बड़े शहरों में लोग ड्यूटी जब जाते हैं ना, तो 3-3, 4-4 घंटे जाम में फंसे रहते हैं। 9 बजे निकले और 2 बजे पहुंच रहे ड्यूटी, हुआ बेटा तब तो कर दी ड्यूटी। और इसीलिए लोग क्या करते हैं, घर से अपनी गाड़ी में गए, पार्क कर दी स्टेशन में, वहां से मेट्रो में बैठ के सीधे दिल्ली से गुड़गांव, हरियाणा, इधर उधर चल देते हैं, बस अपना ड्यूटी, शाम को वापस मेट्रो से वापस आ जाते हैं, है ना। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि विश्व की पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी, लंदन में। से किस नाम से जाना जाता था, ट्यूब के नाम से। लेकिन आप देखिएगा, ये तो कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चे दिल्ली मेट्रो सेवा की, दिल्ली के अंदर बच्चे, और दिल्ली के अंदर जो मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत है
यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत जो जापान और कोरिया देशों के द्वारा, यहाँ पे बच्चे कोरियन कंपनी, एक जापानी कंपनी और कोरियन कंपनी के द्वारा यहाँ पे जेल रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। तो दिल्ली में किसके द्वारा? जापान और एक कोरियन कंपनी बच्चे, है ना, बोले ना कोरियाई कंपनी, मतलब इनकी कंपनी के द्वारा, ये फैक्ट्री या कोई भी कंपनियां हैं, इनके द्वारा दिल्ली के अंदर मेट्रो रेल सेवा की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। लेकिन याद रखना, कोरिया और जापानी कंपनी के द्वारा दिल्ली मेट्रो सेवा का संचालन के लिए जो काम किया गया, तो दिल्ली मेट्रो सेवा की शुरुआत अगर आपसे पूछे तो याद रखना बच्चे 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। देखो दिल्ली में कब मेट्रो आई? 2002 में। और कोलकाता देख लो कितने पुरानी है, पहला शहर हुई है भारत का कोलकाता। और 2002 में इसके संचालन किया गया था दिल्ली मेट्रो रेल सेवा का बच्चे, पहली बार, बोले ना, ठीक है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, अभी तक भारत में जितने भी मेट्रो रेलवे सेवाएं हैं, एक दिल्ली मेट्रो रेल सेवा ऐसी है जिसको यूएनओ के द्वारा, बच्चे संयुक्त राष्ट्र संघ की मैं बात कर रहा हूं, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कार्बन उत्सर्जन के लिए मतलब एक कार्बन क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था। मतलब कार्बन उत्सर्जन ज्यादा नहीं, मतलब जो पॉल्यूशन को, कार्बन उत्सर्जन कम से कम कर रहा है, मतलब आर्यवसम कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए, या सबसे कम मतलब ना के बराबर, वो आपको क्या है, कार्बन क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था। एकमात्र रेल मेट्रो रेल सेवा है भारत की, भारत की कौन? दिल्ली मेट्रो रेल सेवा, बोले ना। तो दिल्ली मेट्रो रेल सेवा विश्व की पहली ऐसी सेवा बनी थी जिसे बच्चे यूएनओ के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों में कमी करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसें तो जानते होंगे ना, कौन कौन सी है? हाँ, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन तो 78% है वायुमंडल में, तो ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, सुन रहे हो मेरी बात? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, NO2 नहीं, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस N2O। CO2 ये तो खतरनाक है, मीथेन, जलवाष्प वगैरह वगैरह, बोले ना। तो ये ग्रीन हाउस गैस है बच्चे, जो वायुमंडल के लिए कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों में कमी करने के लिए पहली बार विश्व की ऐसी मेट्रो रेल सेवा, दिल्ली मेट्रो रेल सेवा, जिसे क्या दिया गया था? कार्बन क्रेडिट कार्ड दिया गया था, मतलब नाक के बराबर कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, मतलब बोले ना, सुन लो। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं बच्चे कि 2011 में अगर आगे बात करते हैं तो बेंगलुरु के अंदर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई। कर्नाटक बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु के अंदर कब मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी? 2011 में बेंगलुरु के अंदर मेट्रो रेल सेवा का शुरुआत की गई। बोले, सुन रहे ना मेरी बात? अक्टूबर 2011 की बात है। लेकिन बेंगलुरु मेट्रो रेल सेवा का नाम क्या रखा था? नम्मा। अरे बस याद रखना, जो बेंगलुरु मेट्रो रेल सेवा है इसका नाम क्या रखा गया था? नम्मा मेट्रो रेल सेवा। मतलब बोलो बच्चे, कहीं पूछ लेना कि बताइए बेंगलुरु मेट्रो रेल सेवा को किस नाम से जाना जाता था? नम्मा के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसके बाद मुंबई के अंदर अगर मेट्रो रेल सेवा पूछे, मुंबई में कब मेट्रो सेवा की शुरुआत, रेल सेवा की शुरुआत की गई थी? तो मुंबई के अंदर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई थी कब? 2014 में। चेन्नई में अगर बात करते हैं तो चेन्नई के अंदर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। कब? 2015। और जयपुर के अंदर अगर हम बात करते हैं, राजस्थान जयपुर, तो जयपुर के अंदर भी मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत 2015 में। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करता हूं, लखनऊ के अंदर 2017 में मेट्रो रेल सेवा की क्या की गई? शुरुआत की गई। बोले, ठीक है। और आप देखोगे कि दिल्ली के अंदर जब 2002 में मेट्रो रेल सेवा आई थी, है ना, उस समय दिल्ली में जो मेट्रो रेल सेवा है, रेलवे के जो रेल सेवा के जो भी डायरेक्टर थे या निदेशक थे, वो कौन थे? श्रीधरन। कौन थे? श्रीधरन। और इनके प्रयासों से बच्चे ये मेट्रो रेल सेवा को बहुत उन्नति पर ले जाया गया था। इसीलिए अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत में फादर ऑफ मेट्रो, मेट्रो का जनक किसे कहा जाता है? श्रीधरन को कहा जाता है। कौन है मेट्रो का जनक?
तो मेट्रो का जनक बच्चे किसे कहते हैं? श्रीधरन को मेट्रो का जनक कहते हैं बच्चे, बोलो ना। आर्यवत्सम, क्योंकि ये उस समय डायरेक्टर थे, निदेशक थे मेट्रो रेल सेवा के, और इन्होंने काफी प्रयास किया इसको बढ़ाने के लिए, आगे और ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए। बोले, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो भाई, ठीक है। चलो, तो ये आपके थे मेट्रो रेल सेवा के कहाँ कहाँ पे क्या क्या शुरू किया गया। एक ट्रेन आपने और सुना होगा, बुलेट ट्रेन, है ना, बड़ी तेज स्पीड है बच्चे, है ना, मेट्रो रेल सेवा से भी कई ज्यादा तेजी स्पीड से चलती है। और याद रखना, जो बुलेट ट्रेन है अभी चलाई तो नहीं गई, लेकिन प्रस्तावित चलने काम चल रहा है, हो भी अब शुरू, है ना। ये बुलेट ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ। और बुलेट ट्रेन बच्चे, भारत में बुलेट ट्रेन, जो पहली बुलेट ट्रेन का जो निर्माण किया जा रहा है, ये मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी। अभी चली नहीं, अभी काम चल रहा है, लेकिन कहाँ चलाई जाएगी? मुंबई से लेकर। पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से? मुंबई से अहमदाबाद, गुजरात है, सूरत, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में पहली बुलेट ट्रेन का संचालन किया जाएगा, बोले ना। और इस बुलेट ट्रेन जो है, इसकी स्पीड देख लो, 350 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी। इतनी तेजी से बुलेट ट्रेन चलेगी, बहुत तेजी से, मतलब, है ना। मतलब जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, कितना? 350 किलोमीटर प्रति घंटे की, मतलब एक घंटे में कितना किलोमीटर? बहुत तेज नहीं है। यहाँ से दिल्ली जाओगे तो पौन घंटे में पहुंच जाओगे, है ना, बोले। लेकिन यहाँ कहाँ, यहाँ तो नहीं चलाई जा रही अभी, ठीक है ना। जब चलेगी तब देखेंगे। यहाँ से तो अभी आज कहाँ चलाई जा रही है? वंदे भारत एक्सप्रेस रेल, है ना, दिल्ली और देहरादून के बीच में 25 मई 2023 को उत्तराखंड सरकार के, उत्तराखंड से भी, देहरादून से दिल्ली को वंदे भारत एक्सप्रेस। लेकिन अगर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस पूछे तो 2019 में शुरू हो गई, बताया था ना, बोलो। क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि हमें भारत के अंदर लगभग हजारों के, पता नहीं कितने हजार, 1000 कुछ बोला है, इतने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलानी है, और चलाई जा रही, धीरे धीरे बढ़ा रहे, हर जगह को जोड़ने का काम कर रहे हैं, है ना। तो बुलेट ट्रेन को आपको ध्यान रखना, अभी प्रस्तावित अभी हुआ नहीं, लेकिन यहां तक आपने देखा होगा कि कोलकाता के अंदर ही 2020 में हुगली नदी है ना, तो याद रखना 2020 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। समुद्र के अंदर चलेगी, पानी में चलेगी, तो भारत में उद्घाटन किया गया, अभी चला ही नहीं गया, लेकिन काम चल रहा है, वो भी चलने में हो जाएगा। तो पहली अंडर वाटर पानी के अंदर अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कब किया गया है? भारत में 2020 में किया गया है, और 13 फरवरी 2020 को। और हुगली नदी में ये टनल टाइप की बनती है बच्चे, अंदर सुरंग टाइप की बनती है, और उसमें चलेगी। तो हुगली नदी में ये टनल या सुरंग बनाई जा रही है, और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का संचालन किया जाएगा बच्चे, यहाँ पे, है ना। 2020 में इसका उद्घाटन कर दिया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं? बोलिए, सुन रहे मेरी बात। तो ये बुलेट ट्रेन हो गया है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना, क्या है, कैसा है, कहाँ कहाँ पे है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना। कोई दिक्कत है? तो भारत के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन में हमने, स्थल परिवहन में हमने आपको बता दिया कौन सा, रेल परिवहन, है ना। अब यहाँ पे हम एक परिवहन की और बात करते हैं, और ये है जल परिवहन। कौन सा परिवहन है? जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। और मैंने कल आपको बताया था कि जो जल परिवहन है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, इसे 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भाग। क्योंकि आपको पता है कि जो जल परिवहन है, ये ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत प्राचीन मीडियम है, साधन है बच्चे, बहुत प्राचीन साधन है। क्योंकि आपने देखा कि पहले आवागमन, आयात निर्यात मैक्सिमम कहां से होता था? समुद्री मार्गों से। अभी भी होता है, ऐसा नहीं। समुद्री जहाज जब समुद्रों में चलते हैं तो काफी बड़े बड़े जो भी हैं, लेकिन ये एक बहुत प्राचीन साधन है बच्चे आवागमन का, या
आयात निर्यात जो भी सामान किया जाता है उसका एक प्राचीन साधन था। मतलब परिवहन का सबसे प्राचीन साधन कौन सा है? जल परिवहन, है ना। सड़कें तो बाद में बनी, पहले तो आपने देखा था कि यूरोप से यात्री भी जल परिवहन के मार्ग से आते थे। कहाँ यूरोप से सड़कें जोड़ी गई थी? तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम बात करते हैं परिवहन का सबसे सस्ता साधन के रूप में भी अगर हम परिवहन प्रयोग करते हैं तो कौन सा होगा? मतलब जहां से ज्यादा चार्ज नहीं पड़ता था, किराया भाड़ा वगैरह वगैरह समुद्री जल मार्गों से क्या था? कम था। मतलब अगर आप स्थल परिवहन से कोई वस्तु का आयात निर्यात करते हो या एयर ट्रांसपोर्टेशन से करते हो तो बहुत महंगा पड़ता है। तो जल परिवहन के माध्यम से क्या होता था? बहुत सस्ता। अगर हम बात करते हैं या बड़े बड़े जो भारी सामान होते थे उनका जल परिवहन के माध्यम से ही उनको आयात निर्यात किया जाता था। आज मुंबई से अगर हमें या अमेरिका से अगर जेसीबी मंगवाना है या मतलब कोई बड़ी मशीन मंगवानी है, कैसे मंगवाओ? हवाई जहाज में। जल परिवहन के माध्यम से बड़े बड़े टैंकर बड़े बड़े जहाजों में मंगवाया जाता है। अरे बस, तो इसीलिए मैंने कहा था भारी सामान हो, या मैंने कहा था कि सबसे सस्ता परिवहन का साधनों के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा था बच्चे? जल परिवहन को प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, जल परिवहन हमने आपको कहा था ये दो प्रकार का बताया था कल। एक मैंने कहा था आंतर या आंतरिक जल परिवहन, मतलब ये भी लिख सकते हैं आंतरिक जल परिवहन, और दूसरा हमने बताया था बच्चे कौन सा? महासागरीय बाह्य जल परिवहन, जो भी लिख सकते हैं महासागरीय जल परिवहन। तो देखिएगा अंतर सागरीय जल परिवहन और बाह्य सागरीय मतलब महासागरीय जल परिवहन दो प्रकार से। अब आंतरिक जल मार्ग के बात देखें, अंतर क्या या बाह्य महासागरीय जल परिवहन क्या था? भारत के अगर मैं टोटल व्यापार की बात करता हूं बच्चे, किसके बाद? भारत का जो टोटल व्यापार होता है, टोटल जो ट्रेड होता है व्यापार, मतलब भारत के व्यापार का 95% हिस्सा जल परिवहन द्वारा ही होता है, समुद्री मार्गों के द्वारा ही व्यापार होता है मैक्सिमम। बोलो ना, भारत का कुल व्यापार का लगभग कितना परसेंट? 95% व्यापार किस परिवहन द्वारा होता है? जल परिवहन द्वारा होता है। और आप देखते हैं बच्चे कि भारत के अंदर जो हमारे 13 बड़े बड़े बंदरगाह थे, कल मैंने बताया, मतलब भारत में कितने बंदरगाह थे? भारत के अंदर अगर मैं बात करता हूँ 13 बड़े बड़े क्या है? पोर्ट है बच्चे, बंदरगाह है। और लगभग अगर मैं बात करता हूँ 200 के आसपास अगर बात करते हैं तो ये छोटे छोटे बंदरगाह है बच्चे। बंदरगाह में तो तटों पर होते हैं जहां से क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। अरे बस, तो 13 बड़े बड़े बंदरगाहों की जो मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आपसे पूछे कि बताइए भारत में भारत का सर्वाधिक बंदरगाहों वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। सबसे ज्यादा बंदरगाह कहां पे है? जो ये 13 बड़े बड़े बंदरगाह हैं, इन 13 बड़े बड़े बंदरगाहों में अगर हम बात करते हैं तो 3 बंदरगाह तमिलनाडु के अंदर है बच्चे, सबसे ज्यादा। मतलब बोले ना, सुन रहे मेरे? तो बड़े बड़े बंदरगाह सर्वाधिक कौन से राज्य में है? तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु के अंदर मैंने आपको कहा था बच्चे, यहाँ पे सबसे नीचे जो बंदरगाह है ये तूतीकोरिन बंदरगाह हो गया है। कौन सा कोरिन हो गया? ये तूतीकोरिन बंदरगाह हो गया। यहीं पे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह हो गया बच्चे। कौन सा बंदरगाह हो गया? और यहीं पे ऊपर जाओगे तमिलनाडु में तो ये एन्नोर बंदरगाह हो गया। कौन सा बंदरगाह हो गया? और एन्नोर बंदरगाह क्यों बनाया गया? एन्नोर बंदरगाह जो आपका चेन्नई बंदरगाह है उस पर कार्यभार बहुत ज्यादा वर्कलोड था, इसीलिए उसके सहयोगी के रूप में कौन से बंदरगाह का निर्माण किया गया? एन्नोर बंदरगाह का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। अरे बस, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत के जो छोटे छोटे बंदरगाह, जो मैंने कहा था लगभग 200 के आसपास क्या है? छोटे छोटे पोर्ट है, बंदरगाह है। मतलब जैसे आपने पढ़ा था सूरत, जैसे आपने पढ़ा था भड़ोच, पढ़ा था ना? तो जो छोटे छोटे बंदरगाह है 200 से ज्यादा है। लेकिन अगर पूछे कि सबसे ज्यादा बंदरगाह, छोटे बंदरगाह किस राज्य के अंतर्गत है, तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र के अंदर। कहां पे है? जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है, तो सर्वाधिक छोटे बंदरगाह कहां पे होंगे? महाराष्ट्र के अंदर बच्चे सबसे ज्यादा छोटे छोटे पोर्ट होंगे, छोटे छोटे बंदरगाह होंगे। सुन रहे मेरी बात?
लेकिन तूतीकोरिन याद रखना कहाँ पे, तमिलनाडु में। और कभी कभी तो ये आ जाता है कि बताइए तमिलनाडु के अंदर बंदरगाहों का क्रम उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर लगा है, तो आपको याद होना चाहिए सबसे नीचे तूतीकोरिन, फिर चेन्नई, और फिर आपका कौन सा है, एन्नूर बंदरगाह। ये क्रम पूछा जाता है। और एन्नूर बंदरगाह बच्चे भारत का पहला कंप्यूटरीकरण जो बंदरगाह का क्या, कंप्यूटर ऑनलाइन मतलब बोले ना, तो भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है, जहां से ऑनलाइन कार्य होना शुरू हुआ था, मतलब कंप्यूटरीकरण मतलब बोले ना। और चेन्नई बंदरगाह, अगर आपसे पूछे कि बताइए भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई, तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा हो गया, चेन्नई। सुना होगा बच्चे, मैं पढ़ा चुका हूं, ये पता नहीं है, भूल गए होंगे है ना, खत्म आने पर आ रहा है ना तो भूल जाते हैं। तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है, एन्नूर बंदरगाह है। आर्य वसन। और मैंने कहा था कि जो एन्नूर बंदरगाह है वो किसके सहयोग के रूप में बनाएंगे, चेन्नई के बंदरगाह। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के अंदर है बच्चे, यही ऊपर बोलो ना, तो यहाँ पे कौन सा है, ये विशाखापट्टनम। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो गया, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ठीक है ना। और यहीं पे जब और ऊपर जाओगे तो यहीं पे बच्चे विशाखापट्टनम के बाद अगर भारत का यहाँ पे उड़ीसा वाला भाग लगता है, और यहीं पे एक बंदरगाह था बच्चे पारादीप, सुना है पारादीप, पारादीप बड़े बड़े बंदरगाह की मैं बात कर रहा हूँ। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है, और याद रखना कि स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट पर पहला बंदरगाह यही बना था। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो 47 के बाद भारत का जो पहला पूर्वी तट पर जो भी बंदरगाह बना था, कौन सा बनाया था, पारादीप बंदरगाह 1966 के आसपास बना था बच्चे, बोले। और यहीं से जब थोड़ा और ऊपर जाते हो तो आप देखोगे बच्चे कि यहाँ से गंगा नदी आ रही थी, और गंगा नदी जब आगे आती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो धाराओं में बन जाती है। एक धारा बच्चे इसकी यूं हो गई है, और एक धारा यूं हो गई। इस धारा को हम कहते हैं बच्चे हुगली नदी, बोलो ना, और इसको कहते हैं बच्चे भागीरथी नदी। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर भागीरथी तो उत्तराखंड में, वहां कैसे बोल दिया आपने। जब ये फरक्का के पास से ये दो धाराओं में बंट रही है, तो हुगली नदी या भागीरथी नदी, मतलब सुन लेना मेरी बात। तो हुगली और दो धाराओं में भले गंगा ही बोलते हैं, लेकिन नाम इसका क्या हो जाता है, ये भागीरथी हो गया, और ये आपका इसीलिए पश्चिम बंगाल के अंदर भागीरथी भी है, गंगा का ही नाम है। ये हुगली और उधर कौन सा हो गया, भागीरथी। कई बार पूछा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था, कहाँ था प्लासी, कहाँ पड़ता है, 1757 में नहीं हुआ था क्या, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था, अंग्रेजों के बीच में, बंगाल का नवाब था बच्चे। अरे जिसमें बंगाल के नवाब के साथ बड़ा धोखा हुआ था, सिराज के साथ। उनका मुख्य सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से जा मिला था, उनकी मौसी घसीटी बेगम, उनका मौसेरा भाई शौकत जंग, किसका, बंगाल के नवाब का, सिराज का। कहाँ मिल गया था, अंग्रेजों से मिल गया था, है? और जाकर के उनसे षड्यंत्र बना लिया, और षड्यंत्र के पश्चात ही सिराजुद्दौला और जब लॉर्ड क्लाइव के बीच में युद्ध होता है, तो ये तो जो मुख्य सेनापति, देखो सिराज के जो मेन सेनापति जो थे, और भी उनके साथ मीर मदान और मोहनलाल, ऐसे कुछ नाम था शायद, है ना, हिस्ट्री मुझे आती नहीं है वैसे, पर सुना है मैंने ये। तो उनका क्या हुआ कि उनका बच्चे आपने देखा होगा पहले युद्ध में मारे गए थे। मीर जाफर में तो पहले षड्यंत्र बना हुआ था, और मीर जाफर बच्चे क्या हो गया, युद्ध के मैदान से अंग्रेजों के साथ खड़ा हो गया। अब बताइए, जब नवाब का सेनापति दूर चले गया, तो सेना की कमान तो सेनापति के हाथ में है ना? अब कहाँ जाएगा। इसीलिए उधर से आपने देखा कि अंग्रेजों की ओर से फिर क्या हो गया, इस पर काफी प्रहार हुआ, लेकिन ये भाग करके, मैदान छोड़ करके भाग रहा था, कौन, सिराजुद्दौला। और जैसे मैदान छोड़कर भाग रहा था, आगे नजमुद्दौला ने तलवार निकालकर इसको महल के अंदर क्या कर दिया, यहीं पे सिराजुद्दौला गया बच्चे। और जो मीर जाफर था, देखो मैं हिस्ट्री में चले गया, जो मीर जाफर था, और मीर जाफर ने आपने देखा कि मीर जाफर के बल्ले बल्ले हो गया, उसने कहा वाह, देखा
क्योंकि मीर जाफर एक सेनापति। अब अंग्रेजों ने कहा कि ले भाई, बंगाल का नवाब तो खत्म। बंगाल एक बहुत धनी प्रांत हुआ करता था उसे, और बंगाल प्रांत को खत्म, बंगाल में नवाब खत्म होने के बाद मीर जाफर को बोला, ले तुझे हम बंगाल का नवाब बनाते हैं। उसने कहा मैं एक सेनापति, मैं नवाब, वाह, वो तो खुश हो गया। लेकिन बना तो दिया, लेकिन उधर से अंग्रेजों की डिमांडें बढ़ती गई। अंग्रेजों ने कहा भाई देखो, बंगाल से इतना टैक्स आ रहा हमारा, इतना करो। अंग्रेजों की डिमांडें बढ़ती गई। जो भी बंगाल का रेवेन्यू कलेक्ट होता था सारा अंग्रेजों को जितना परसेंट देना था उसे, और वो देता गया। अंग्रेजों ने कहा ये दे ही रहा। अंग्रेजों ने और बढ़ा दिया, भाई इतना परसेंट देना, उसने उतना दिया। अंग्रेजों की डिमांडें बढ़ती गई। उतना तो टैक्स भी नहीं आ रहा था जितने डिमांडें बढ़ती गई। अंग्रेजों चोरी तो नहीं कर रहा कुछ, इसलिए और ज्यादा डिमांडें बढ़ती गई, मतलब बोले ना, है ना। लेकिन इनकी बढ़ती गई। मीर जाफर की बाद में हालत खराब हो गई, कहां से दूं, अब इतना तो आ ही नहीं रहा जितने इनकी डिमांड बढ़ रही। मीर जाफर ने कहा मैं तो नहीं रहता बल नवाब, मुझे तो छोड़ना है ना। लेकिन उधर से मीर जाफर के बेटे की भी कुछ मृत्यु हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा परेशान रहता है, और इसलिए वो छोड़ देता है बच्चे। नवाब के पद से खाली हो रिक्त हो जाता है, और अंग्रेज तोहफा देते हैं मीर कासिम को, आजा भाई नवाब बनाते हैं। मीर कासिम ने कहा मैं तो तैयार हूं, बनाओ ना मुझे। कर्नल क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है? मीर जाफर, क्योंकि उनके अंग्रेजों के पीछे आगे पीछे चलने वाला था। मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम ने कहा रुक जा बेटा, 17 का युद्ध, सॉरी प्लासी का युद्ध में तुमने हमारे साथ ऐसा धोखा किया, मतलब षड्यंत्र करके सिराज को मारा, अब हम भी षड्यंत्र करते हैं। और मीर कासिम ने क्या कर दिया, सेनापति तो देखो नवाब बना दिया, और मीर कासिम मीर जाफर का दामाद जानते हो, जवाई राजा है ना, और मीर कासिम दामाद था। और मीर कासिम ने कहा वाह ये तो अच्छी बात हो गई है। और मीर कासिम ने आपने देखा कि पहले तुरंत राजधानी को स्थानांतरित कर दिया वहां मुर्शिदाबाद। उसने कहा अगर इनके नजदीक राजधानी रहेगी, इनकी नजरें ज्यादा रहेगी, पहले राजधानी को ट्रांसफर करो। पहला काम यही कर दिया। अंग्रेजों ने कहा तू बड़ा खतरनाक आदमी है, हम तो भरोसा बना। अंग्रेजों की डिमांडें बढ़ती गई। मीर कासिम ने कहा कुछ नहीं है, इतना टैक्स नहीं आ रहा जितना तुम मांग रहे हो, क्योंकि वो एकदम विपरीत था, मतलब सीधा सीधा। अंग्रेजों ने कहा हमने कैसा आदमी नवाब बना दिया है? और बनते बनते डिमांड क्या बढ़ती, उसने देखा इधर से, बोला अवध के नवाब सुजाउ दौला के पास चले गए। मीर कासिम ने कहा देखो अकेले तो मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मेरी सेना नहीं लड़ पाएगी अंग्रेजों से, इनकी तो टेक्नोलॉजी सारे तोप वगैरह इनके तो बहुत स्ट्रांग है। तो उसने बोला अवध के नवाब को, अवध इलाहाबाद का प्राचीन नाम है, लखनऊ का, सॉरी लखनऊ का प्राचीन नाम अवध है। अवध के नवाब को सुजाउ दौला को बोला आजा भाई, साथ मिलकर के युद्ध करेंगे, तीनों लड़ेंगे। और दिल्ली के अंदर बच्चे मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय, तीनों मिल गए, षड्यंत्र बनाया, और आगे 1764 में बक्सर के युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर से 1764 में लॉर्ड क्लाइव तो चल दिया था ब्रिटेन वापस लंदन, लेकिन हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। और गवर्नर जनरल इस समय भारत में कौन थे? विंसी टाट, है ना। और उधर से हेक्टर मुनरो की सेना, इधर से तीनों नवाब गए, लेकिन दो नवाब ने दिखा दी अपनी औकात। बेचारा मीर कासिम लड़ता गया, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं। अवध का नवाब सुजाउ दौला, शाह आलम द्वितीय थोड़ा युद्ध से इधर उधर हो गए, क्योंकि उनके साथ फिर बाद में इलाहाबाद की संधियां इसीलिए होती है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 65 में, और इलाहाबाद की द्वितीय संधियां देखा नहीं, कंगाल बना देते हैं सबको, है ना। तो ये चीजें बाद में फिर तोहफा देते हैं मीर जाफर को, आजा भाई तू ही बन जा नवाब। मीर जाफर ने कहा ठीक है मैं ही आता हूँ, फिर दोबारा उनको बनाए। तो ये तो चलता रहता है, इतिहास है ना। इतिहास जब तक कुछ होगा ही नहीं तब तक कहां से बनेगा इतिहास, इति धन हास, सारा चीजें। तो यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि देखिएगा पारादीप, ये हुगली नदी कहाँ, देखो पलासी से कहाँ पहुंच गया, आधा मॉडर्न इंडिया हो गया तुम्हारा, बक्सर और पलासी भी है। तो ये देखिएगा, ये आपका था बच्चे यहाँ पे भागीरथी वगैरह। और यहाँ पे देखिएगा कोलकाता, हुगली नदी के तट पर तो कोलकाता बंदरगाह भी। और कोलकाता बंदरगाह आप याद रखना, मैंने कहा था भारत का एक नदी बंदरगाह है, नदी पर है। और इसी के सहयोग के लिए बच्चे यहाँ पे बना था हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। आज कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने देखा कि जब यहाँ पे पानी आता था
ये कोलकाता बंदरगाह में गाद जम जाती थी। बरसात का पानी आया तो इतना ज्यादा कि वहां पे नहीं जहाज जा पाते थे, पूरा गाद ही गाद, मतलब रेता बंदर वो हो जाता था। तो इसीलिए बच्चे बाद में एक हल्दिया बंदरगाह भी बनाना पड़ा, मतलब यहाँ पे बोले ना, सुनते मेरी बात। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं जो कोचीन बंदरगाह है, तो आपने देख लिया, लेकिन एक बंदरगाह बच्चे आपका कहाँ पे था? अंडमान निकोबार में था, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक बड़ा बंदरगाह था। तो कितने बंदरगाह पूर्वी तट पर हुए पोर्ट ब्लेयर को छोड़ के? गिनती नहीं आ रही। 1 2 3 4 5 6, ये एक ही काउंट होगा। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, बड़े बंदर, और एक हो गया 7। टोटल कितने थे बड़े? पूर्वी तट पर 6 और 6 पश्चिमी तट पर। 6 कहाँ थे? और यहाँ पे आपने देखा था कांदला बंदरगाह, और एक कांदला बंदरगाह बच्चे देखो ना, ये बंदरगाह से हम आयात तो निर्यात करते हैं ना सभी जगह। कांदला बंदरगाह कहाँ था? गुजरात में। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कांदला बंदरगाह, कि मतलब यहाँ पे जो जहाज है वो बच्चे यहाँ तक आते थे, यहाँ खड़े, लेकिन अंदर जैसे तट तक आने के लिए जब समुद्र में ज्वार भाटा आता था तो उसके सहारे ये पानी अंदर जाता था, तभी अंदर जाता। खड़े हो गए, सामान लदा, जैसे ज्वार भाटा आता था वैसे इनको पानी जैसे तट तक गया तो पानी के साथ ही है, तब वहां से यूं चलते थे। सुन रहे ना मेरे पास? तो भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? लेकिन कांदला बंदरगाह का नाम वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, सॉरी दीनदयाल, सॉरी जी नेहरू तो नवा हुआ है। और इसी का नाम बच्चे कौन सा बंदरगाह रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत में ये बंदरगाह क्यों बनाना पड़ा पश्चिमी तट? कि पश्चिमी देशों के साथ हमें व्यापार करना था, क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान था, पाकिस्तान नहीं था तो भारत का हिस्सा था। तो यहीं पे बच्चे भारत यहाँ तक था, और यहीं पे एक बंदरगाह था जिसका नाम था कराची बंदरगाह। तो इसीलिए हमें कराची बंदरगाह से ही भारत क्या है पश्चिमी देशों के साथ आयात निर्यात करता था। लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया तो कराची बंदरगाह तो पाकिस्तान में चले गया, इसीलिए हमने उसके बाद कौन सा विकास किया कि कांदला बंदरगाह का प्रमोट करना पड़ा बच्चे। अरे बस वहीं पे नीचे आओगे बच्चे तो यहाँ पे एक बंदरगाह है और इसका नाम है मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह। और भारत का सबसे बिजी या सबसे व्यस्त बंदरगाह अगर हम बात करते हो कौन सा है? और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी कौन सा होगा? मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह। और अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा व्यापार कहां से होता है? यहीं से, मुंबई बंदरगाह से। लेकिन अगर बात करें सबसे व्यस्त में तो यही होगा ना, बीजी। लेकिन इस पर इतना वर्कलोड था कि इसके बहुत ज्यादा बीजी बंदरगाह था, मतलब इसीलिए इसके सहयोग के लिए यहीं पे एक और बंदरगाह बना गया, नवा सोहा बंदरगाह बच्चे। कौन सा? नवा सोहा बंदरगाह। और यही नवा सोहा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के कार्यभार को कम करने के लिए बनाया गया था। नवा सोहा बंदरगाह का नाम आज पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। नवा सोहा इसका नाम नहीं, आज क्या रखा गया है? और कहा है ये? सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। कंटेनर में तो समुद्री जहाज, यहीं पे रखे जाते, बोले ना। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट या बंदरगाह कौन सा हो गया है? नवा सोहा बंदरगाह हो गया बच्चे। और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी कौन सा हो गया? कृत्रिम तो बहुत है अभी भी, लेकिन सबसे बड़ा भी कौन सा हो गया है? यही बंदरगाह सबसे बड़ा आर्टिफिशियल जिसे बनाया गया बच्चे। ये प्राकृतिक थोड़ी ना है, ये तो खुद बनाया। इसका कार्यभार कम करना था, इसमें ज्यादा बिजी था, इसलिए एक दूसरे के बगल में सहयोग करने के लिए एक नवा सोहा बंदरगाह का निर्माण किया गया था। आरे बस बोले, उसी के नीचे आओगे बच्चे तो मारमा गोवा बंदरगाह। और ये गोवा के अंदर कौन सा बंदरगाह हो गया है? मारमा गोवा बंदरगाह। और मारमा गोवा बंदरगाह जो आपने देखा था, जुआरी और मांडवी नदी जा रही थी, जहाँ पे जुआरी और मांडवी नदी जब समुद्र में गिरने से पहले अपना अवसाद यहाँ पे लाती थी, एस्चुरी बनाते हैं। अब बताइएगा कौन सा बंदरगाह एस्चुरी पर इसका निर्माण हुआ है? यही मारमा गोवा बंदरगाह का निर्माण एस्चुरी पर हुआ, जो अवसाद लेकर आए और उसी के ऊपर बना, मतलब काफी टाइम, बोलो ना। तो याद रखना कि मांडवी और जुआरी नदियों में अगर हम बात करते हैं तो यहीं पे गुजरात के तट पर गोवा में कौन सा बंदरगाह बना है? मारमा गोवा बंदरगाह बना बच्चे, बोले ना, कोई दिक्कत तो नहीं।
लेकिन वहीं पे नीचे आओगे बच्चे तो कर्नाटक के अंदर है न्यू बंगलोर बंदरगाह, जहां से लोहा अयस्क का निर्यात हमीरा किरान आगे को पश्चिमी देशों को करते हैं। बाबा बुदान की पहाड़ियां थी, कुद्रेमुख पहाड़ियां थी, ठीक ना। कॉफी निर्यात बंदरगाह था, कॉफी का ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है, इसीलिए यहाँ से कर्नाटक से क्या किया जाता है, कॉफी को विदेशों को एक्सपोर्ट किया जाता था। और नीचे आओगे तो बच्चों कौन सा बंदरगाह है, कोची बंदरगाह। और यही कोची बंदरगाह है जहां पे पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा पहुंचा था ना, जब अरब से लेकर आया था बच्चे, अरब से लेकर यहाँ से, और यही पहुंचा था बच्चे कहाँ। लेकिन इसको रास्ता किसने दिखाया, कौन था पथ प्रदर्शक, गुजराती व्यापारी, कौन, अब्दुल मुनीम। अब्दुल मुनीम एक गुजराती व्यापारी था, उसने इसे समुद्री मार्ग बताया, बोला आजा भाई कोची। और कोची के पास पहुंचा तो वहां पे राजा जमोरिन ने इसका बड़े भव्य रूप से स्वागत किया था, है ना। और इसको बोला आजा, कैसे आना हुआ, इसने कहा मैं ऐसे घूमते घूमते आ गया। भारत की खोज किसने की, ये था वो 1498 में। और जब यहाँ आया तो इसने भारत में देखा कि यार ये तो बड़ा अच्छी जगह है ना। केरला के तट पे पहुंचा, यहाँ की मृदा, यहाँ का क्लाइमेट देखा, यार ये तो मसालों के लिए बड़ा अच्छा उत्पादन क्षेत्र है, मतलब लैटेराइट सॉइल पाई जाती है ना, और मसालों के लिए बड़ा अच्छा है। तो उसने कहा हम यूरोप के लोग तो ठंडे देशों में रहते हैं, ठंडे एरिया में जहाँ बर्फ ही बर्फ रहती है, बोलो ना कर्क रेखा, ना मकर रेखा, ना विषुवत रेखा, कुछ नहीं है वहाँ पे, तो सूर्य का ज्यादा तो वहाँ पे जाना है नहीं। तो इसीलिए ठंडे देशों में तो इनको ज्यादा क्या चाहिए, मीट पैकेजिंग ज्यादा करते हैं। देखो ना, जो ठंडे एरिया में रहते हो मीट मांस ज्यादा खाते हैं, है ना, वहाँ बकरियां अच्छे कटती है, मतलब तो इसीलिए मीट पैकेजिंग, मतलब यहाँ पे जो इन्होंने कहा, और मीट मांस को ज्यादा दिनों तक रखना है तो मसाले बहुत जरूरी होता है। इसने बच्चे यहाँ से मसालों का व्यापार करना शुरू कर दिया, किसने, वास्को डिगामा। और यहाँ से मसाले माना अगर 100 रुपए के ले गया, उसे वहां पे बेचता था बच्चे कई गुने, 10वां गुना में, मतलब वहां पहुंचाते समय कितना, बोलो ना। और इसको बहुत सारा फायदा हो गया, इसने कहा बड़ा अच्छा है। और पुर्तगाली भारत के अंदर, फिर उन्होंने देखा यूरोप के और लोगों ने, अरे ये कहाँ से मसाला ला रहा है, अरे भारत से ला रहा है। और भी चल दिए उधर से, फिर फ्रांसीसी चल दिए यूरोप से, उधर से डच चल दिए, डेनिश चल दिए, हॉलैंड वाले चल दिए, और फिर बाद इंग्लैंड भी चल दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने वो भी चल दिए। उन्होंने कहा ये मसाला ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, इतना प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसीलिए सारी कंपनियां, कोई मसूलीपट्टनम में, कोई सूरत में, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, सारी फैक्ट्रियां भारत के अंदर लगनी शुरू हो जाती है ना। तो ये तो बात की बात है। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोची बंदरगाह को अरब सागर की क्या कहा जाता है। अगर बात करते हैं दाहेज बंदरगाह कौन सा है, भारत का रासायनिक बंदरगाह, केमिकल पोर्ट किसे कहा जाता है, दाहेज बंदरगाह। छोटा बंदरगाह, वो बड़ा नहीं है, बड़ा तो हो गए 13 पूरे, अरे 1 2 3 4 5 6 6 6 12 और 1 13 हो गए ना। लेकिन एक दाहेज बंदरगाह पूछा जाता है आपसे, कौन सा, दाहेज। और एक है दाहेज बंदरगाह, यहाँ गुजरात में है बच्चे, और ये भारत का एक रासायनिक बंदरगाह है। मतलब कैसा बंदरगाह है, तो दाहेज बंदरगाह हो। एक बंदरगाह और पूछा जाएगा, छोटा बंदरगाह ओखा, और ओखा बंदरगाह भी गुजरात के ही तट पर है बच्चे, गुजरात में ओखा, दाहेज। और यहीं पे अगर बात करते हैं तो आपने सूरत, भड़ोच वगैरह वगैरह सब देखे, छोटे छोटे पोर्ट है बच्चे। अरे जो मसूलीपट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर आपने देखा था जहां फैक्ट्रियां लगी थी, बोलो ना मसूलीपट्टनम, सुना होगा इतिहास में। तो मसूलीपट्टनम भी तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक छोटा बंदरगाह है, नहीं है। तो ये कई सारे बंदरगाह भारत के अंदर लगाए गए। अब बताइएगा, यहीं से बच्चे हम क्या करते हैं, विदेशों को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, है ना। अरे कोई भी सामान अगर हमें निर्यात उत्पादन कर रहे हैं तो यहाँ पे बच्चे यहाँ तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ मार्ग चाहिए, या तो स्थल मार्ग से, या भारत की अंतर स्थल समुद्री जल मार्गों से व्यापार होता था। तो इनसे तो बच्चे अंतर से तो हम कहाँ तक पहुंचाते थे, इनको बंदरगाहों तक पहुंचाने का काम करते थे, और यहाँ से फिर विदेशों को भेजने का काम करते थे, बोले ना, सुन रहे हो मेरी बात। तो ये तो आपके हमारे बंदरगाह थे जो जल मार्ग के लिए बहुत बड़े काम की चीज थी। और यहीं पे भारत में कुछ नेशनल जल मार्गों या राष्ट्रीय जल मार्गों का निर्माण किया गया है। और मैंने कहा जो आंतरिक जल मार्ग है, नदियों पर होंगे, झीलों में होंगे, या नहरों पर होंगे। मतलब ये जो आंतरिक जल मार्ग हैं, जो भारत की सीमा के अंदर जो जल मार्ग होंगे, इन जल मार्गों का निर्माण नदियों, झीलों या नहरों पर बनाया गया है। और याद रखना बच्चे, आंतरिक क्षेत्र के जो बड़े बड़े बंदरगाहों को जोड़ना है। देखो जो बड़े बड़े बंदरगाह आपने देखे हैं, इन बड़े बड़े बंदरगाहों को आंतरिक जल मार्गों से क्या है, जोड़ना है। मतलब
मानो उत्तर प्रदेश के अंदर किसी चीज का उत्पादन हो रहा है तो हमने इस बंदरगाह से इसको हुगली को जोड़ना है, हल्दिया को जोड़ना है, तो ये छोटे छोटे अंदर हमने जलमार्ग बनाने पड़े। और भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं तो याद रखना बच्चे, तो जलमार्गों की अगर बात करता हूं, जलमार्ग, मैंने कहा था कि भारत के अंदर लगभग 111 से ज्यादा, 111 के आसपास जलमार्ग प्रस्तावित है। मतलब और जिन 111 जलमार्गों में से जो प्रस्तावित में से अगर बात करता हूं तो 6 जलमार्ग आपके जो अभी कार्यरत हैं बच्चे, जो काम कर रहे हैं। कितने जलमार्ग काम कर रहे हैं? आंतरिक जलमार्गों की सबसे ज्यादा लंबाई अगर आपसे पूछे, इंटरनल जो भी वाटर जो भी मार्ग है, मतलब जलमार्ग है ना, उनकी सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना। और मैंने कहा था कि वर्तमान में जलमार्गों के जो कार्यरत हैं वो अभी 111 के आसपास प्रस्तावित हैं, और टोटल की बात करें बच्चे तो लगभग 6 कार्यरत हैं, जिन पर काम चल रहा है, जो मतलब काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जरा कौन कौन से जलमार्ग भारत के अंदर है, तो देखिएगा जिस प्रकार से नेशनल हाईवे का निर्माण होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग बनते हैं ना, NH, है ना, उसी प्रकार से नेशनल वाटरवे का नाम भी दिया जाता है, NW1, NW2, NW3, इस तरह से, मतलब, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं नेशनल वाटरवे 1। तो NW1 हो गया बच्चे, ये बोलो ना, कौन सा नेशनल वाटरवे है? NW1। अब देखिएगा जो NW1 नेशनल वाटरवे है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां से गंगा नदी का ओरिजिन होता है, और ये गंगा नदी आते हुए इस तरह से और इस तरह से, बोलो ना, सुन लो मेरी बात, ये ना गंगा नदी। तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, NW1 वाटरवे, ये प्रयागराज से लेकर के, ध्यान देना मेरी बात, जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है ना, ये प्रयागराज से लेकर के कहां तक है? हल्दिया तक। कहां तक है? हल्दिया तक। तो भारत का नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया, या प्रयागराज से हल्दिया तक। यहाँ इलाहाबाद है, और यहां से लेकर के ये जलमार्ग कहां तक है? हल्दिया तक। समझ रहे मेरी बात? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक कौन सा नेशनल वाटरवे हो गया? लेकिन ये भारत का जो पहला नेशनल वाटरवे है, इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1620 किलोमीटर है। और इस मार्ग की स्थापना 21 अक्टूबर 1986 को की गई थी। बोलो कब बना था ये? 21 अक्टूबर 1986 को ये क्या हो गया? इस्टेब्लिश हो गया था बच्चे। तो बता, नेशनल वाटरवे का स्थापना या गठन कब हुआ? NW1 कहां से कहां तक है, और इसकी लंबाई कितनी है? लेकिन अगर बात पूछे ये कौन से नदी पर है, तो ये नदी है गंगा नदी पर। लेकिन कभी ऑप्शन में आ गए तो गंगा, 4 ऑप्शन देंगे तो गंगा ही गंगा ना, तो गंगा के साथ साथ आप देख रहे हुगली, बोले ना, और हुगली के साथ अगर आप बात करें तो भागीरथी भी, तीनों पर ही मतलब कनेक्ट कर रहा है। लेकिन मेनली ये गंगा पर है, मतलब जो मेन गंगा हम कहते हैं, ठीक है ना, बोले। और भारत का जितने भी नेशनल वाटरवे हैं अभी तक, सबसे लंबा वाटरवे भी कौन सा होगा? जैसे आप नेशनल हाईवे पढ़ोगे ना, NH7 सबसे बड़ा, तो वैसे ही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब NH7 नहीं रहा बड़ा, उत्तराखंड का NH7 बड़ा है, भारत का NH44 बड़ा है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना कि सबसे लंबा, ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा नेशनल वाटरवे कौन सा हो गया है? NW1 बच्चे, जो आपके गंगा नदी पर यहाँ पे है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग ये होगा। इसे आपको क्या रखना है? याद रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं, बोली, समझ गए ना मेरी बात? लेकिन अब देखिएगा दूसरा नेशनल वाटरवे की मैं बात करता हूँ। कौन सा? दूसरा। यहाँ पे ध्यान देना कि दूसरा नेशनल वाटरवे जो भारत का NW2 है, NW2, और NW2 देखेगा, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, और ब्रह्मपुत्र नदी ये जा रही है यहाँ पे।
NW2 तो पहले तो सीधे यही देख लो सर, किस नदी पर है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, तो एक तो बात हो गई। और NW2 ब्रह्मपुत्रा नदी पर बच्चे यहाँ पे सदिया है, क्या बोला मैंने, ये सदिया पड़ता है ना असम के अंदर, और यहाँ पे असम के अंदर बच्चे जगह है धुबरी, बोलो कौन सा ये, धुबरी। तो याद रखना NW2 जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, ये सदिया से धुबरी तक है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर असम में। कहां से कहां तक हो गया ये सदिया से लेकर के धुबरी तक, सदिया से लेकर के धुबरी तक आपका नेशनल वाटरवे क्या हो गया बच्चे, 2 हो गया। कहां पड़ता है सदिया और कहां पड़ता है धुबरी, असम के। लेकिन इस मार्ग की या जल मार्ग का स्थापना कब की गई थी, इसका 1 सितंबर 1988 को एस्टेब्लिश किया गया था बच्चे। कब किया गया था, तो याद रखें NW2 1 सितंबर 1988 को इसका काम किया गया है, स्थापना की गई है बच्चे, बोलो ना 1 सितंबर 1988। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करता हूं, इसकी लंबाई 891 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर है, 891 किलोमीटर लंबा। तो ये था आपका कौन सा नेशनल वाटरवे, दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। बात करें आगे, बोलो भाई, ठीक है। अगला नेशनल वाटरवे की बात करते हैं, NW3। और NW3 जो नेशनल वाटरवे है, ये आएगा बच्चे आपका कोल्लम से लेकर के कोटापुरम तक। बोले कहां से कहां तक आएगा, कोल्लम से लेकर के कोटापुरम। कोल्लम से लेकर के कोटापुरम। अब आप देख रहे होंगे सर कोल्लम कहां पड़ रहा है, देख लो ना, ये पश्चिम है, यहाँ पे ये आपका केरला राज्य है ना, तो यहाँ पे पश्चिम तट पर बच्चे ये वाला भाग हो गया, ये वाला, ये देखिएगा यहाँ तक ये केरला में है, कोल्लम भी केरला में, कोटापुरम भी केरला में, तो केरला में ही है बच्चे। लेकिन यहाँ पे नदी नहीं, एक नहर है यहाँ, चंपकारा नहर, उद्योग मंडल नहर, पश्चिमी तट नहर, उन पे बनी हुई है। पश्चिमी तट नहर, चंपकारा नहर, और एक हमने कहा था उद्योग मंडल नहर, तो उन पर बनी हुई है बच्चे कौन सी, NW3। और NW3 की हम बात करें, कोल्लम से कोटापुरम है, तो आप अगर लिख सकते हैं तो ऐसा लिख दो, केरल के पश्चिमी तट पर। कहां पे है, केरल के पश्चिमी तट पर NW3 है। और पश्चिमी तट पर अगर बात करते हैं, उद्योग मंडल नहर, उद्योग मंडल नहर, चंपकारा नहर, इन पर बना हुआ बच्चे, बोलो ना, इन पर बना हुआ है बच्चे NW3 राजमार्ग या सॉरी जलमार्ग। लेकिन अगर बात करें, ये जो जलमार्ग है 1 फरवरी 1993 को इसको स्थापित किया गया था। कब, 1 फरवरी 1993। 1993 में इस जलमार्ग की क्या हुई थी स्थापना, या इसका गठन हो गया था, बोलो 1 फरवरी 1993 को किया गया था। और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करता हूं, तो नहर पर है बच्चे, नहरों पर है, तो 205 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है ये, इसकी लंबाई 205 किलोमीटर NW3 क्या है, लंबा है। बोले कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है, क्या है। तो NW3 जलमार्ग आपने देख लिया, केरल के पश्चिमी तट पर उद्योग मंडल नहर या चंपकारा नहर पर है, 205 किलोमीटर लंबा है, 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था, और भारत का तीसरा जलीय मार्ग हो गया, कोल्लम से कोटापुरम। अगला बात करते हैं NW4। अब देखिएगा NW4 जो नेशनल वाटरवे 4 है, इसकी अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो ये कहां से कहां तक है, काकीनाडा से पुदुचेरी तक। तो आप देखोगे सर काकीनाडा कहां पड़ता है, ये देखिएगा, ये आपका है यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद क्या हो गया आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश के पास में ये वाला भाग जो है, ये है काकीनाडा। क्या है ये, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में है। और काकीनाडा से ये नेशनल वाटरवे
और यहां तक आ गए हैं, यह है पुदुचेरी। कौन सा है ये? पुदुचेरी। अब आप देख रहे होंगे सीधा इस पे बच्चे कई सारी नदियां इधर भी आती है, जैसे कृष्णा आ गए तो कृष्णा पर भी बना हुआ कुछ, मतलब इसी का भाग हो गया, है ना। तो आप सीधा देखिएगा कहां से, काकीनाडा से पुदुचेरी तक कौन सा जलमार्ग हो गया? तो याद रखना काकीनाडा से, काकीनाडा से पुदुचेरी। और पुदुचेरी आपको पता है तमिलनाडु में है ना, नीचे बोलो, नहीं है तमिलनाडु में? और काकीनाडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो NW2 की अगर, सॉरी NW4 की अगर मैं बात करता हूं तो काकीनाडा से कहां पे है? और इसी जलमार्ग पर विजयवाड़ा भी पड़ता है। विजयवाड़ा ना आंध्र प्रदेश में, तो विजयवाड़ा भी इसी जलमार्ग पर पड़ता है बच्चे, लगभग यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, सुन ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस जलमार्ग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2008। कब इस जलमार्ग का गठन किया गया? हाँ, नवंबर 2008 में NW4 का निर्माण किया गया था या गठन किया गया। और ये किस पर बना हुआ है बच्चे? तो याद रखना ये बना हुआ है किस पर? बंकिंघम नहर। देखो और भी बहुत सारे हैं वहां पे नहरें, बहुत 3-4 प्रकार, वो कृष्णा पर भी है, बंकिंघम नहर है, इसी तरह से बहुत सारी चीजों पर है। तो याद रखना हम बात कर रहे हैं बंकिंघम नहर, बंकिंघम कैनाल है बच्चे यहाँ पे, तो बंकिंघम नहर हो गया, कृष्णा नदी हो गई, तो इन सभी पर बना हुआ मतलब ये जलमार्ग, तो ये भी याद रखना है। और इसकी लंबाई अगर हम बात करते हैं लगभग 1095 किलोमीटर के आसपास। सुन रहे ना मेरी बात? लगभग 1095 या 94 किलोमीटर के आसपास लंबा है बच्चे कौन सा जलमार्ग? NW4। तो कहां से कहां तक समझ गए? अगला जलमार्ग देखेगा बच्चे नेक्स्ट NW5। अब देखिएगा NW5 कहां से कहां तक है। इसकी स्थापना भी नवंबर 2008 में हुई थी। NW5 की स्थापना भी कब हुई थी? 2008 में ही इसे स्टेब्लिश किया गया था बच्चे। और NW5 की लंबाई 623 किलोमीटर के आसपास है। कितनी लंबाई होगी इसकी? लगभग 623 किलोमीटर के आसपास। देखो आपसे उसे लंबाई नहीं पूछी जाती है, हाँ हो सकता है कि जो सबसे लंबा 1620 वाला है उसकी लंबाई पूछी जा सकती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना NW1 वाला जो था। आपसे ये पूछा जाता है कहां से कहां तक है, किस नदी पर है, या किसका निर्माण कब हुआ था। तो 623 किलोमीटर लंबा NW5। अब बताएगा जो NW5 है ये कहाँ है बच्चे? ये उड़ीसा के अंदर। हाँ ये उड़ीसा। अब आप देखोगे कि सर उड़ीसा के अंदर कहाँ पे है, देखिएगा बच्चे, ये अगर हम बात करते हैं ये भारत है और यहाँ पे उड़ीसा है। उड़ीसा के अंदर बच्चे यहाँ पे एक नदी है, एक नदी है, और इस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। बोले कौन सी नदी है? तो याद रखना बच्चे कौन सी नदी पर है ये ब्राह्मणी नदी पर है बच्चे। याद आया? ब्राह्मणी नदी बताया था मैंने आपको। तो ये जब वाटरफॉल किस नदी पर है? सॉरी वाटरफॉल नहीं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 ब्राह्मणी नदी पर है। उड़ीसा के अंदर तलचर से लेकर के धामरा तक है बच्चे। कहां तक है? तलचर। ये उड़ीसा के अंदर ये वाला भाग ये तलचर है। याद आया तलचर? कोयले की खाने नहीं बताए थे मैंने उड़ीसा। और ये आपका जहां तक है बच्चे, कौन सा क्षेत्र हो गया है? धामरा हो गया बच्चे। तो बताइए NW5 कहां से कहां तक है? तलचर से लेकर के धामरा तक है, ब्राह्मणी नदी पर है। धामरा पड़ता है बच्चे वेस्ट बंगाल में, और तलचर पड़ता है बच्चे उड़ीसा के अंदर। बोलो ना कहाँ पड़ता है? मतलब तलचर कहाँ? उड़ीसा में, और धामरा कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। तो ये जलमार्ग बच्चे यहाँ पे ब्राह्मणी नदी पर बना NW5। बोलो भाई, सुन रहे मेरी बात? अगला जलमार्ग देखेगा नेक्स्ट आएगा बच्चे, लास्ट आपका कौन सा? NW6। और NW6 जलमार्ग की अगर हम बात करते हैं तो ये 2013 में गठन हुआ था, इसका निर्माण हुआ 2013 में। लगभग लंबाई 121 किलोमीटर है। अब इसका गठन हुआ था 2000 का निर्माण 2013 में हुआ। इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो लंबाई 121 किलोमीटर है। और इसका कहां से कहां तक है?
तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, लखीमपुर से लेकर के भंगा तक। लखीमपुर कहाँ पर? असम। और भंगा पता नहीं क्या हो गए। निर्मल निर्मल भारत योजना क्या थी? सुना है? सुना है निर्मल भारत योजना? तो यहाँ पे ध्यान देना, हमने कहा था यह है लखीमपुर से लेकर के, लखीमपुर से लेकर के कहाँ तक है? बंगा। असम के अंदर है भाई, बंगा भी असम के अंदर है भाई। ठीक है ना? कहाँ से कहाँ तक है? लखीमपुर से भंगा तक है, असम के अंदर है। एक नदी जाती है मणिपुर के पहाड़ों से, बराक नदी। आए आप गधो, ये आ रहा क्यों गधो? ये आपका यहाँ पे असम लखीमपुर, ये है भंगा। ठीक है ना? तो ये कौन से नदी पर है यहाँ पे? बराक है, बराकर, बराकर। क्यों बराकर कहाँ है? बराकर कहाँ है? बराक नदी। बोला था मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और आगे जाती है असम से होकर नीचे, और आगे कहाँ? ब्रह्मपुत्र में मिलती है नीचे, बराक नदी। नहीं बोला? और बराकर नदी तो दामोदर की है ना? गलती मत करना, कहीं वहां पे नहीं आता बराक और बराकर एक ही लगती है ना? ऊपर से एग्जाम का प्रेशर है ना? तब पता ही नहीं चलेगा कि क्या करे हो, गलती हो गई सर हमसे, मैंने ये समझा था बस। तब बहाने ऐसे बनते हैं। मैंने तो ये सोचा था कि ये पूछ रहा है, अरे वो नहीं पूछा, कुछ और पूछा। ठीक है, बराक नदी पर है। तो ये भारत के 6 राष्ट्रीय जलमार्गों में आपको ये 6 के 6 याद कर लेंगे, है ना? कहाँ से कहाँ तक है और किस नदी पर है, सबसे मेन मुद्दा यही है। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये हम बात कर रहे थे बच्चे, भारत के कौन से मार्ग हो गए? जलमार्ग। और क्या क्या है इसमें? जलमार्ग भी हमारा हो गया है लगभग। क्या है? क्या स्थल मार्ग, वायु मार्ग। तो वायु मार्ग क्या पढ़ोगे? वायु मार्ग तो पता है तुम्हें, हवाई जहाजों के बारे में तो तुम बड़े एक्सपर्ट हो। चलो देखते हैं, हम पढ़ते हैं। अब क्या? सड़क परिवहन। टाइम है या हो गया? सड़क परिवहन बहुत लंबा है, 10 मिनट है। हाँ है अभी थोड़ा शुरुआत तो कर देते हैं ना। अभी जा रहा है, कल तो ऑफ होगा मेरा, कल क्लास नहीं होगी, सैटरडे है ना, कल पेपर है परसों आप लोगों का, इसलिए आपके लिए छुट्टी है रिवाइज करने के लिए। पेपर सभी का होगा ना कल, परसों है ना? कल ऑफ ही रहेगा, परसों पेपर इनका तो पढ़ेंगे, आपका भी हो, इनका है तो एक दिन पढ़ने के लिए देते हैं इनको ना, रिवाइज नहीं करते लोग। हमने तो आना ही आना है करंटपुर, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ तुम्हारा ऑफ है, हमारा नहीं रहता ऑफ। हम कहाँ करें, हमारे और भी तो क्लास है, खाने के लिए पहले हम बहुत छुट्टियां खा रखे हैं, है ना? अब बोलता तो कोई मुंह में है नहीं, मन में बोलते हैं जो 15-15 दिन के पैसा ले जाता है। 15 दिन का मतलब 1 महीने की तनख्वाह ले जाता है, 20 दिन पढ़ाता है, गालियां देते हैं पीछे, है। और ये पता नहीं है उनको अभी कि मैं कितना 1 महीने में पढ़ाता हूँ। फिर
क्योंकि मैं तो क्लास में लिखाता ही नहीं, और टीचर तो लिखाते हैं, वो आधे घंटे पढ़ा आधे घंटे लिखाते हैं, मैं तो पूरा 1 घंटे चिल्लाते रहता हूँ। बात तो वही बन जाती है मेरा, मैं 10 दिन में 20 दिन में पढ़ाऊँ तो बहुत है, और 30 दिन पढ़ाए तभी बहुत है ना। वो लिखाते हैं, मानो मैं लिखा था तो अभी तक हमारे 6 जल मार्ग नहीं होते 1 घंटे 1.5 घंटे में। सड़क परिवहन थोड़ा शुरू कर देता हूँ, छोड़ रहा हूँ। 17 के बाद मैराथन ले लेंगे। अब कहाँ मैराथन लेनी, अब तो पता नहीं है, नहीं लेनी मैराथन नहीं लूंगा मैं, क्योंकि 17 के बाद क्या ट्रांसपोर्टेशन रहा आपका, सड़की परिवहन में ना, वायु परिवहन नहीं है, कुछ भी नहीं। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे रखने आप लोगों को बस, है ना, और उसके बाद आपका फिर एक दिन जनजाति है। जनजाति आपको पता ही है, भारत की जनजातियां रखनी होती, कहाँ पे गीता पाई जाती है, कहाँ पे कुकी है, कहाँ पे चेंचू है, कहाँ पे हाँ चेंचू है, बस चेंचू जनजाति पूछी जाती, कुकी पूछी जाती है मणिपुर वाली, संथाल को तो तुम्हें उत्तराखंड की तो पता है ना, गोंड जनजाति पूछी जाती है, भील जनजाति पूछी जाती है, बेदा गेदा, बेदा तो श्रीलंका में है, ये क्वेश्चन आया भी था किसी एग्जाम में, हाँ ऐसा ही पूछा था कहीं, बंदी रक्षक में आया था एक, ये चीजें पूछी जाती है। सड़क परिवहन, देखिएगा सड़क परिवहन की अगर हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन की, तो भारत में अगर देखा जाए बच्चे, भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे लंबा सबसे बड़ा सड़क परिवहन वाला देश है। मैंने आपसे कल कहा था कि भारत में जो भी यातायात होता है, कुल यातायात का, कुल ट्रांसपोर्टेशन का लगभग 80% ट्रांसपोर्टेशन है, 84% ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा, सड़क मार्गों के द्वारा हो रहा है। तो यूएसए के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश हो गया बच्चे। अमेरिका के बाद पहले नंबर पे अमेरिका, और दूसरे नंबर पे कौन हो गया, भारत, इंडिया। दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश, सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा है, ये। लेकिन भारत में अगर हम बात करते हैं, भारत में जो सड़कों का रख रखाव या सड़कों का जो निर्माण है बच्चे, याद रखना, इसके लिए सबसे पहले 1943 की मैं बात करता हूं, एक सम्मेलन हुआ था, नागपुर सम्मेलन। एक नागपुर योजना थी, मतलब क्या योजना थी, नागपुर सम्मेलन हुआ था। नागपुर कहाँ, महाराष्ट्र के। तो नागपुर सम्मेलन जो हुआ है, सुन लेना मेरी बात, और नागपुर सम्मेलन 1943 को हुआ था बच्चे। और नागपुर सम्मेलन में क्या बात हुई थी, इस समय ये सम्मेलन जो हो रहा है, ये भारत में इंजीनियरों का सम्मेलन हो रहा है, जो भी सिविल इंजीनियर से मतलब। और इन इंजीनियरों के सम्मेलन में क्या किया गया, सड़क के विकास के कार्यों पर बातें की गई इस सम्मेलन। और इसी नागपुर सम्मेलन के द्वारा भारत में सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया। मतलब एक नागपुर सम्मेलन 1943 में बुलाया गया। नागपुर सम्मेलन ये भारत में इंजीनियरों का सम्मेलन था, और इस सम्मेलन में जो सड़कों का डेवलपमेंट, सड़कों के विकास को लेकर के यहाँ पे क्या हुई थी बच्चे, वार्ता हुई थी। और इस नागपुर सम्मेलन में क्या कहा गया कि भारत की जो सड़कें हैं, इन्हें 4 वर्गों में कैटेगराइज किया जाता है। कितने वर्गों में, 4 वर्ग। और नागपुर सम्मेलन में जो सड़कों को 4 वर्गों में कैटेगराइज करने की बात की गई, और 4 वर्ग है बच्चे। एक आपका आएगा एनएच, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग बच्चे बोले ना। एक आएगा बच्चे जो हम बात कर रहे थे कल, कौन सा, स्टेट हाईवे, बोले ना, स्टेट हाईवे मतलब राजकीय राजमार्ग मतलब। और तीसरा आएगा बच्चे आपका कौन सा, डिस्ट्रिक्ट हाईवे या डिस्ट्रिक्ट रोड, मतलब डिस्ट्रिक्ट हाईवे होता नहीं वैसे, जिला सड़कें मतलब, बोलो ना, इसमें काले रंग का और व्हाइट पट्टी होती है, व्हाइट होता है ना। और चौथा आएगा बच्चे, अगर हम बात करते हैं ग्रामीण सड़कें, कौन सी सड़कें, रूरल सड़कें या ग्रामीण सड़कें बच्चे। देखा होगा आप लोगों ने ग्रामीण सड़कें मतलब। तो ये 4 भागों में इस योजना के तहत विलेज रोड मतलब इसमें बांटा गया था, बोले आर्य सुन। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भारत सड़क नेटवर्क में अमेरिका के बाद दूसरा है, लेकिन तीसरे नंबर पर कौन है विश्व में, फिर चाइना बच्चे, सुन रहे ना मेरे। लेकिन सड़क में अगर बात करें यहाँ पे कि देखिए, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और ग्रामीण सड़क। आज आप देखते हैं कि जो रूरल एरिया की सड़कें हैं,
उसका जो निर्माण और रख रखाव जो किया जाता है, इसे कौन बनाए, कैसे चलाया जाएगा, किस प्रकार से, तो उसके निर्माण और रख रखाव के लिए ग्रामीण सड़कों के लिए आपने देखा होगा आज भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सुना होगा आपको। आज ग्रामीण सड़कों का जो भी निर्माण कार्य या रख रखाव किया जाता है PMGSY के तहत किया जा रहा है। PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना की शुरुआत सन 2000 में शुरू हुई थी बच्चे, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया। बोले ना, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में सड़क योजना की शुरुआत की गई थी, और किसके द्वारा शुरू की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इस योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। लेकिन इसका काम क्या था? ये योजना जो PMGSY है, ये 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। मतलब केंद्र द्वारा, मतलब इसमें जो भी कार्य होगा, जो भी काम हो रहा है, वो सारा किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। बच्चे बोलो ना, किसके द्वारा? केंद्र का। मतलब इसमें अगर 100 रुपए का भी खर्चा आ रहा है इस इनके तहत बनने वाली सड़कों में, सारा पैसा सेंटर का होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आज देखा होगा तुम्हारे गांव में सड़कें आ रही है, बन रही है, जो गांव भी कनेक्ट नहीं थे उन्हें आ रही है, वो सारी सड़कें PMGSY के तहत बनाई जा रही है। वो कोई PWD, कोई लोक निर्माण विभाग नहीं बना रहा उसमें। सुन रहे हो ना मेरी बात, है ना? और यहाँ पे जब ये योजना शुरू हुई थी PMGSY, इस योजना का मेन लक्ष्य यही था कि ग्रामीण एरिया या रूरल एरियाज को 12 मासी सड़कों से जोड़ना। मतलब जो 12 महीने सड़कें जो यातायात संचालन हो रहा है, उनसे गांवों को कनेक्ट करना इस योजना का मेन मकसद था। और ये कहा गया था कि जो रूरल एरियाज है और अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में 500 तक की जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ना, ये इसका लक्ष्य था पहले। और अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में 1000 तक की जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ना, मतलब ये लक्ष्य रखा गया। धीरे धीरे लक्ष्य कंप्लीट होता गया। और आज अगर हम बात करते हैं, आज रूरल एरियाज में, आज अगर हम बात करते हैं तो 250 तक की जनसंख्या वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। और अर्बन एरियाज में 500, और जो आदिवासी बैकवर्ड एरियाज हैं उनको भी 250 तक की जनसंख्या वाले गांवों को किससे जोड़ना है? सड़कों से जोड़ना इस योजना का मेन मकसद है। बच्चे बोले ना। और आज हर गांव में मुश्किल से कुछ ही गांव बच्चे होंगे गिने चुने, आपके आप उत्तराखंड के अंदर ही देख लो, जहां सड़कें नहीं है अभी, नहीं तो लगभग सड़कें पहुंचे रही है। और जहां नहीं पहुंच रही है वहां पे कुछ ना कुछ राड़ा आ रहा है, कोई कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही है। कहीं फॉरेस्ट का मामला आ रहा है, कहीं पे किसी चीज का मामला आ रहा है ना? कहीं फॉरेस्ट वाले खड़े हो जाते कि ना हमारे वन कट रहे, हम नहीं देंगे, हमारे देवदार का वन है, हमारा बांस का जंगल है, हम नहीं देते हैं, है ना? सरकार तो चाह रही कि हम कितना बनाए। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो ये काफी सारी दिक्कतें हो रही है। और याद रखना बच्चे, यहाँ पे हमने कहा था, लेकिन आपने देखा कि मोटर यान एक्ट, एक कानून बना था मोटर यान को लेकर के, है ना? ये कब का है? 1988 का। गुड। मोटर यान एक्ट कब का है बच्चे? मोटर यान एक्ट जो बना था, कानून बना था, ये कब का है? 1988 का बच्चे। मोटर यान अधिनियम बनाया गया था। बोले ना। और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की मैं बात कर रहा हूं, एक्ट कब बना था? ये 1988 का ही। बोले ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम कब बना? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक्ट सुना है, जिसे हम कहते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। और NHAI का अधिनियम कानून बनाया था कब संसद ने इसको लेकर के? 1988 में। और NHAI का गठन, एक प्राधिकरण का जो गठन किया गया, ये 1995 में किया गया। बोले ना, एक प्राधिकरण, एक अथॉरिटी बना दी मतलब। और यहाँ पे ध्यान देना, जो हमने बात की थी अभी नेशनल हाईवे की, भारत के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनका निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? इनके निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। आप देखें ना, गडकरी जी कई सड़कें बना रहे हैं आपके उत्तराखंड, क्योंकि नेशनल हाईवे, देश के अंदर सड़क, राज सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी साहब है। आपके हरिद्वार, आपके नेशनल हाईवे जो बन रहे हैं, सब यही का।
है ना? तो नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग किसके नियंत्रण में, कौन रख रखाव, कौन इसकी जिम्मेदारी उठाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान की अगर मैं बात करता हूं, भारत में जितना भी टोटल यातायात हो रहा है, जितने भी सड़कों के द्वारा, इनके द्वारा मतलब बोलो ना, टोटल ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, यातायात भारत में, सड़कों का बात कर रहा हूं, तो कुल सड़कों का अगर मैं बात करता हूं, कंप्लीट की बात कर रहा हूं, तो इसमें याद रखना नेशनल हाईवे का केवल योगदान कितना है, मात्र 2%। बोले कितना है, मतलब लंबाई, मतलब योगदान नहीं, लंबाई की बात करें, योगदान तो बहुत ज्यादा है इनका। देखिए भारत में टोटल सड़कों की लंबाई का अगर मैं बात करता हूँ, माना मैंने कहा कि 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर लंबी सड़कें टोटल भारत में है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और ग्रामीण सड़कें टोटल, तो उनमें से मात्र 2 किलोमीटर ही कौन है, नेशनल हाईवे। यही कहना चाह रहा हूँ। तो बताइए भारत की कुल सड़कों में कितना प्रतिशत सड़कें, कितनी लंबाई है बच्चे नेशनल हाईवे की? 98 औरों की है बच्चे। आप खुद देखो ना कितने ज्यादा है नेशनल हाईवे, ऐसी सड़कें तो दुनिया भर की है। तो 2% है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि टोटल सड़क ट्रांसपोर्टेशन में अगर मैं बात करता हूं इन सभी के योगदान की, देखो सड़कें तो मात्र टोटल लंबाई में अगर बात करता हूं तो कितना योगदान है इनका, मात्र 2% लंबाई है बच्चे किसकी, सड़कों में। और लेकिन सड़क यातायात में, रोड ट्रांसपोर्टेशन में नेशनल हाईवे का योगदान 40%। इतना ज्यादा यातायात इस सड़कों से होता है। सुन रहे ना मेरे, मैंने समझ नहीं आ रहा ना, आ गया, आया है। भारत में मैंने कहा था कि टोटल जो 4-5 प्रकार की सड़कें मैं बता रहा हूं, इनमें सबसे ज्यादा लंबाई, सबसे कम लंबाई मतलब कितना परसेंट है इसका, 2%। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन में बात करता हूं जो इन पर यातायात हो रहा है, वो केवल कुल यातायात का 40% यातायात इन सड़कों के माध्यम से हो रहा है। बोले बच्चे, सुन रहे मेरे। लेकिन सबसे लंबी दूरी की यात्राएं जो भी तय करते हैं, कहां से जाते हैं, मुंबई जाओगे, दिल्ली जाओगे, कहां से जाते हो, नेशनल हाईवे से। तो लंबी दूरी की यात्राएं हम नेशनल हाईवे से तो करते हैं ज्यादा। कितना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन में योगदान है इनका, बोले ना, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं नेशनल हाईवे का निर्माण या रख रखाव, ये बात करें तो आपने देखा होगा बच्चे, इनका जो निर्माण और रख रखाव के लिए बात करें नेशनल हाईवे का, ये CPWD करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। और आपने देखा होगा जब आपने इतिहास पढ़ा है तो लोक निर्माण विभाग का गठन सबसे पहले भारत में किस गवर्नर जनरल ने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने तो किया था बच्चे। ये जो लोक निर्माण विभाग आज हम देखते हैं, या देहरादून के अंदर भी CPWD का मुख्यालय है, नहीं है, CPWD का ऑफिस है। तो याद रखना केंद्रीय लोक निर्माण विभाग बच्चे क्या करता है, इन सड़कों का क्या करता है बच्चे, निर्माण करता है, इनका कार्य करवाता है कौन, CPWD। अरे बस, लेकिन भारत में CPWD की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और लॉर्ड डलहौजी ने 1854 कब की थी, मतलब ये बात करो ब्रिटिश काल की में, इस CPWD की स्थापना 1854 में किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी बच्चे। बोलो, सुन रहे ना। और नेशनल हाईवे का विकास और रख रखाव, देखो ये तो CPWD काम करेगा ही, बनाने का वगैरह वगैरह, लेकिन इनको देख रेख, इनके नियंत्रण, इनका रख रखाव, इनकी जिम्मेदारी जो करेगा बच्चे, वो कौन है, NHAI, नेशनल हाईवे। आप देखे होंगे कि जो आपके मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड में, कौन, सिंधु जी है ना, मुख्यमंत्री के, कहाँ थे पहले, NHAI के ही डायरेक्टर, NHAI में थे बच्चे। नितिन गडकरी के अपने यहाँ रखा हुआ था कि ऐसा आदमी हमें चाहिए, वो तो मुधामी बना तब जाके से उत्तराखंड कैडर था, इसलिए वापस ले आए कि ना हमें मुख्य सचिव चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, यही भारत के अंदर बच्चे राष्ट्रीय राजमार्गों का क्या करता है, निर्माण करवाता है। ये अथॉरिटी जो बना, प्राधिकरण जो भारत का, यही इनको संचालित करता है, यही इनको प्राधिकरण जो नितिन गडकरी जी के अधीन यही तो है, जो ऑल वेदर रोड बना रहा है, ये नेशनल हाईवे बना रहा है, ये NHAI की निगरानी में काम हो रहा है। और आपने देखा कि NHAI एक कानून भी बना था इसी को लेकर के, कब, 1988 में। और NHAI प्राधिकरण की स्थापना कब कर दी गई थी, 1995 में, है ना। तो आज अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि भारत में जो नेशनल हाईवे का विकास, रख रखाव और जिम्मेदारी और मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, NHAI की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है बच्चे। बोलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपको याद रखना है ना। लेकिन आपने देखा बच्चे यहाँ पे कि अगर ये तो ठीक है
जो तो मैदानी क्षेत्रों की सड़कें हैं उनका रखरखाव, उनका नियंत्रण, उनका काम तो कौन करेगा? एनएचएआई कर रहा है ना। लेकिन जो सीमावर्ती सड़कें होती हैं, बॉर्डर रोड होती है, जो देशों की सीमा पर अन्य राज्यों और हमारे देशों की सीमा सड़कें होती है, तो याद रखना बीआरओ का नाम आपने सुना होगा बच्चे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन। अभी आपने देखा सिलकारा टनल के अंदर बीआरओ को बुलाना पड़ा। ये बीआरओ बच्चे इतने रैपिडली, इतने स्पीडली काम करती है कि मतलब सीमावर्ती क्षेत्रों में अगर कहीं पे सड़क एक्सीडेंट स्लाइडिंग हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाती है, तो ये बड़े बड़े काम करने वाले होते हैं। बीआरओ एक अलग ही फोर्स बनी हुई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है। और बीआरओ के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। कब बीआरओ की स्थापना हुई थी? 7 मई 1960 को किसकी स्थापना हुई थी? बीआरओ की स्थापना हुई थी। और बीआरओ क्या करता है बच्चे? जो भी पड़ोसी देशों की सीमावर्ती सड़कें होती हैं या जो अन्य देशों के सीमा पर बनी हुई सड़कों का निर्माण करना है। आगे बस, तो इसका काम क्या है और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता बीआरओ? फिर राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण करना। आपने देखा होगा 2010 में एक बात सुनी होगी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था दिल्ली के अंदर, और अचानक गेम शुरू होने वाला था कुछ ही समय, कुछ ही दिन में, और पुल टूट गया, जो बड़ा एक पुल बन रहा था। लेकिन बीआरओ को बुलाना पड़ा और रातों रात बीआरओ ने उस पुल का निर्माण कर दिया। इतने तेजी से काम करते हैं। आगे बस, कहीं भी कोई दिक्कतें होती तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, गडकरी जी अपने आप आ जाते हैं। गडकरी नहीं है इसका आदमी, ये मत सोचना गडकरी है सर बीआरओ में। अरे बीआरओ में फोर्स होती है, हमारा एक संगठन है। मतलब ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये नितिन गडकरी के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? बीआरओ करता है। और बीआरओ बच्चे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं जिसे, बोले ना। अरे बताओ, भारत में अगर आप बात करें, चलो जीटी रोड के बाद में बात करेंगे। कौन सी रोड बोला मैंने? जीटी रोड का नाम सुना है, ठीक है ना, ग्रैंड ट्रक रोड बच्चे। और एनएचएआई की स्थापना कब हुई है? 1988 में एक्ट बना, 95 में हुआ है। अगर ये पूछता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क प्राधिकरण कब बना था, एक्ट कब बना था, अधिनियम कब बना, तो 1988 का है ना एनएचएआई अधिनियम। और एनएचएआई की स्थापना कब की गई थी? और ये क्या करता है? ये मैदानी क्षेत्रों के सड़कों को मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण करने का काम करता है। जैसे चल रही है आजकल देहरादून में नेशनल हाईवे का निर्माण वगैरह, ये रखरखाव करता है। और बॉर्डर रोड का कौन करता है? बिल्कुल। और जो भी आपकी ग्राम और जिला स्तर की सड़कें होती हैं उनका निर्माण कौन करता है? पीडब्ल्यूडी। कौन करता है? पीडब्ल्यूडी, है ना। और पीडब्ल्यूडी यही वो सबसे भ्रष्ट विभाग है। हर कोई आदमी अगर जे बनने के लिए सोचता है तो सबसे पहले सोचता है अरे पीडब्ल्यूडी मिले बोल मुझे, ये जे है ना। और ज्यादा, क्योंकि आज सबसे ज्यादा करप्शन होता है पीडब्ल्यूडी में, देखा नहीं? मोरी एक ब्लॉक है, सब जानिए। वहां पे क्या होता था पहले? ठेकेदार दुनिया भर के, और क्या होता था कि पुल ले आए कि हमें एक ब्रिज पुलिया बनानी है, और पुल नहीं बनाते, पैसा डकार दिया, जे ये भारत आधा शेयर उनको आधा उनको, वहां 2 पेड़ गिरा दिए, लगा दिए, उनके ऊपर लकड़ी ठोक दी, पुल बन गया। बस आर पार लगा दिया पेड़ बस, और उनके ऊपर लोग उठाते थे। इतना बजट है ना। उत्तरकाशी जिले का आधा ज्यादा बजट मोरी में ही खर्च होता है, और विकास देखो तो कुछ नहीं होता है। सुन लो, उत्तरकाशी जिले का आधा से ज्यादा जो भी खर्च होता है ना पैसा, बजट मोरी में जाता है। इतने ठेकेदार हैं, और ठेकेदार सारे कैसे? करोड़पति और अरबपति पत्ती लग जाते हैं सबके। मैं सही कह रहा हूँ? ऐसे ठेकेदार है। क्यों बनेंगे भाई? नंबर 2 का काम कर रहे हो। पुल आया तो पुल नहीं बन रहा, 2 हरे पेड़ जंगल है, पेड़ गिरा दिया और बना दिया, ले भाई बन गया बस। वो आया दूसरे बार नदी, वो बह गया, बोला वो बह गया वो पुल। तो जीआरए ने कमीशन खा ली बढ़िया, उनको पैसा मिल गया, उन्होंने एमबी पास कर दिए, पेमेंट हो गया। ये हाल है वहां। अब तो थोड़ा सफाई हो रही है धीरे धीरे, पर यह हाल थे। तो पीडब्ल्यूडी जो लोक निर्माण विभाग, जो मैंने कहा था, जो डलहौजी ने जिसका निर्माण किया था, पीडब्ल्यूडी तो था वो भी, है ना। तो पीडब्ल्यूडी ये क्या करता है बच्चे? इसका निर्माण 1854 में हुआ था, इसका गठन। और ये जिला स्तर और ग्रामीण सड़कें हमारे पीडब्ल्यूडी बनाते ना पीडब्ल्यूडी बोले। तो ये भी आपको याद रखना है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं बोले, है ना। तो आगे हम बात करेंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे अभी नहीं हो पाएंगे। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44, और भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-27, है ना। जब हम देखेंगे कि
ऑफ नॉर्थ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कितना है, कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, सागरमाला योजना क्या है, बोले ना सागरमाला परियोजना क्या है, उड़ान उड़ान तो चलो वो तो हवाई जहाज में आएगा, उड़ान सुना, उड़ान क्या, उड़ान UDAN उड़ान योजना, बहुत ही एक सरकार ने एक योजना शुरू की है उड़ान। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो बेचारे वंचित मतलब हवाई यात्रा से नहीं कर पाते उनके लिए बहुत सस्ती दरों पर मतलब यह हवाई यात्रा करने के लिए एक मतलब बहुत सस्ते टिकटों को की गई है और एक योजना संचालित की गई है। उड़े देश का आम नागरिक, पूरा फुल फॉर्म देख लो उसकी, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, इसलिए योजना शुरू की गई।